Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले ताज़ा वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कमोडिटी के बारे में। कमोडिटी मार्केट में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप कमोडिटी मार्केट में किस तरह से काम कर सकते हैं, ये आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। देखो, कमोडिटी मार्केट की जो शुरुआत है ना, ये 2002 में हुई थी। अब 2002 में क्यों हुई थी, इसके पीछे एक रीजन बताता हूं। जो हमारे देश के किसान है ना, उनके साथ बड़ी समस्याएं ये हो जाती हैं कि कभी सूखा पड़ने पर या कभी बाढ़ आने पर उनकी खेती जो है खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अब नुकसान को अगर वो बचाना भी चाहें तो बचा नहीं सकते थे पहले, और कमोडिटी मार्केट की शुरुआत 2002 में इसलिए की गई ताकि किसानों को एक हेजिंग प्लेटफॉर्म मिल सके। अगर किसान अपनी फसल को चाहता है बेचना तो उसको बहुत सारे वेंडर्स को अप्रोच करना पड़ता है जो उसे मैनिपुलेट करते हैं, जो उसे एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक उसी तरह से ये प्लेटफॉर्म इसलिए भी बनाया गया है कि अगर किसान चाहे तो वो अपनी फसल को इस प्लेटफॉर्म पर भी बेच सकता है। तो अब ये जो प्लेटफॉर्म है, ये किन किन लोगों द्वारा यूज किया जाता है, हम सबसे पहले उनकी बात करते हैं। तो देखिए, यहां पर मेजरली ना वो लोग जो फार्मिंग करते हैं ना, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो सबसे ज्यादा फायदा कौन उठा सकता है इसका? फार्मर्स। कई लोग यहां पर ट्रेडिंग भी करते हैं, तो यानी कि ट्रेडर्स लोग भी यहां पर काम करते हैं। अगर मैं बात करूं इन्वेस्टर्स की, देखो इन्वेस्टर्स एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है और जो कमोडिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म्स होते हैं। पर यहां पर मैं मान लेता हूं कि आप रोल ओवर कर सकते हैं, तो इन्वेस्टर्स भी यहां पर काम करते हैं। और एक और चीज बताऊं, किसी भी फसल में ना अगर कोई भी शॉर्टेज हो जाए तो उसका ना स्पेक्यूलेटर बहुत फायदा उठाते हैं। जैसे अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो वहां पर बहुत सारी ऐसी फसलें होती हैं जिनमें स्पेक्यूलेशन होती है। अभी मुझे याद है पिछले 4 साल पहले ग्वार गम में स्पेक्यूलेशन हुई थी और उसको 20 गुना कर दिया था ग्वार गम के प्राइसेस को, 20 गुना 6 महीने में। तो सोचो कितना बड़ा पैसा बना होगा। तो स्पेक्यूलेशन जो है उसके लिए भी इस प्लेटफॉर्म का यूज किया जाता है। एंड यहां पर वो कंपनियां भी काम करती हैं जिनका कमोडिटी रिस्क होता है। लाइक हैवेल्स कंपनी क्या करती है, मुझे बताइए। हैवेल्स कंपनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाती है और वायर्स बनाती है, स्विचेस बनाती है, यही बनाती है ना हैवेल्स। तो ये सारी चीजें किस चीज से बनती हैं? कॉपर से बनती हैं। अब जो कॉपर है, कॉपर कहां पे ट्रेड होता है? कॉपर कमोडिटी मार्केट में ट्रेड होता है। तो अगर मान लेते हैं कॉपर की कीमत बढ़ जाए, और कीमत बढ़ने पर हैवेल्स के पास 2 ही ऑप्शन होंगे, या तो वो उस कीमत को पास ऑन करेगी अपने कंज्यूमर को। पास ऑन कर दिया तो प्रोडक्ट के दाम बढ़ जाएंगे, दाम बढ़ जाएंगे तो ये मोस्ट लाइकली है कि कंज्यूमर स्विच हो जाए किसी दूसरी कंपनी पे, जिससे किसका नुकसान होगा? तो हैवेल्स क्या ये करेगी या ये करना चाहेगी? ठीक उसी तरह से नहीं करना चाहेगी ना। ठीक उसी तरह से हैवेल्स कंपनी यहां पर आकर अपने आप को हेज कर देगी। कैसे करेगी थोड़ी देर में बताऊंगा, पर यहां पर वो कंपनियां काम करती हैं जो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं प्राइजेस के अगेंस्ट में। ठीक है, तो यहां पर कंपनीज लाइक हैवेल्स यहां पर काम करती हैं टू हेज इट्स रिस्क ऑफ प्राइजेस, रिस्क ऑफ वोलेटाइल प्राइसेस। ऊपर नीचे होता है ना प्राइसेस, तो उसकी वजह से ऐसी कंपनियां भी यहां पर काम करती हैं। तो अब ये जो प्लेटफॉर्म है इस तरह से यूज किया जाता है, इनके द्वारा यूज किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना। NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं।
ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब कमोडिटी मार्केट में नहीं, देखो ऐसा होता है, स्पेकुलेशन का मतलब होता है छोटे समय में, कम समय में आप मार्केट में जो प्राइजेस ऊपर नीचे जा रहे हैं उसकी वजह से होने वाले उसको कम कर रहे हैं, क्या कहते हैं, उस रिस्क को कम कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, मान ले कि इस साल बहुत सारी जगह अगर सूखा पड़ गया तो सूखे की वजह से फसल खराब हो जाएगी। अब मान ले कोई भी फसल पकड़ के चल ले तू, एग्जांपल के तौर पे राइस। अब हमारे देश में राइस का एक तो भंडार है जिसे यूज किया जाएगा तब जब राइस की शॉर्टेज आएगी, पर उसको बुरे वक्त के लिए ना सरकार यूज करके रखती है, यानी जब एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाती है तब उसे आउट करती है। अब जनरल प्राइजेस के केस में क्या होगा कि राइस की शॉर्टेज होने की वजह से राइस के प्राइजेस ऊपर चले जाएंगे। अब जब राइस के प्राइजेस बढ़ेंगे तो ये चीज उन लोगों को पहले पता होगी जो राइस का व्यापार करते हैं कि अगले 3 महीने में राइस के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो वो क्या करेंगे, वो राइस को खरीद लेंगे। अच्छा, राइस को कितना खरीदेंगे, 20-50 किलो तो नहीं खरीदेंगे ना, वो तो हजारों क्विंटल खरीदने की कोशिश करेंगे। तो हजारों क्विंटल को स्टोर करने के लिए जगह चाहिए होती है। पर अगर सेम चीज अगर आप कमोडिटी मार्केट में करो तो कमोडिटी मार्केट में कोई स्टोरेज की जरूरत थोड़ी पड़ती है। ये तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक ट्रेडिंग है जो तुम यहां कर सकते हो। तो कोई भी स्पेक्युलेटर बहुत बड़ी क्वांटिटी यहां पर खरीदेगा और जब प्राइस ऊपर चले जाएंगे तो उसमें मुनाफा वसूल करेगा, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग करेगा। इस तरह से स्पेक्युलेशन हो जाएगी। अब कमोडिटी मार्केट में ना देखो, जो कमोडिटीज होती है ना, तो कमोडिटी मार्केट की जो टाइप ऑफ कमोडिटी है जो ट्रेड की जाती है ना, वो मेजरली 4 तरह की कमोडिटीज होती हैं। सबसे पहला एग्री कमोडिटीज जो यहां पर ट्रेड की जाती है। अब एग्री में सभी कमोडिटीज नहीं आती हैं, ये ध्यान रखना, लिस्टेड कुछ कमोडिटीज होती हैं जो एक्सचेंज और सरकार मिलकर तय करते हैं। कुछ एग्जांपल दे देता हूं, कुछ जैसे एग्री प्रोडक्ट्स के एग्जांपल देता हूं, शुगर, कॉफी, व्हीट, कार्डमम, कोरिएंडर, ठीक है, ब्लैक पेपर, ये कुछ आइटम हैं जो एग्री कमोडिटीज में ट्रेड किए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से दूसरी जो कैटेगरी है उसे हम कहते हैं बेस मेटल। अब बेस मेटल का मतलब क्या होता है, अब दूसरी जो कैटेगरी है वो किसकी है, दूसरी कैटेगरी है बेस मेटल की। बेस मेटल में आता है जितने भी बेस मेटल होते हैं जैसे कॉपर, लेड, एल्यूमिनियम, इस तरह के, वो यहां पर ट्रेड किए जाते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है वो है बुलियंस की। देखिए, बुलियंस बोला जाता है गोल्ड एंड सिल्वर को, ठीक है, प्रेशियस मेटल भी बोला जाता है इसको, तो गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। और चौथी जो कैटेगरी है वो है एनर्जी। तो एनर्जी में भी 2 कमोडिटीज आती हैं मेजरली, पहला क्रूड ऑयल और दूसरा नेचुरल गैस। इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। अब तुम्हारे सवाल का जवाब, कोई भी जो ट्रेड होता है वो बायर और सेलर के बीच में होता है। अगर मैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहा हूं, मान लो 100 टन का, तो सेलर उसे सेल कर रहा है, तो ये सेलर की जिम्मेदारी है ना इसको। अगर मान लो किसी को डिलीवरी चाहिए, पहले तो ऐसा समझो डिलीवरी वाले केस 0.1% होते हैं, यानी 1 करोड़ अगर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए हैं तो मुश्किल से 10 डिलीवरी के लिए आएंगे। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। ठीक है, तो अगर कोई सेलर सेल कर रहा है तो वो इस बात को ध्यान में रखेगा ना कि अगर मेरे पास सेलिंग के लिए कमोडिटी होगी तभी तो मैं सेलर बनूंगा। तो अगर ये फिजिकल डिलीवरी लेने आ गया तो ये देने के लिए तो तैयार है, तभी तो ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा है यहाँ पे। तो वो कोई कॉम्प्लिकेशन थोड़ी है, क्योंकि ये 2 लोगों के बीच में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहा है, विच मीन्स उसका डिलीवरी से कोई मतलब ही नहीं है तब तक जब तक कि दोनों पार्टीज अग्री ना करें।
और जैसा मैंने तुम्हें बताया कि देखो, जब हम मान लो कहीं पे होटल में खाना खाने जाते हैं, तो होटल में खाना खाने जाते हैं ना, अब होटल मुझे बहुत पसंद आ गया तो मैं खरीदने थोड़ी जा रहा हूँ, भाई खाना खा के घर आ जाऊंगा। सिमिलरली यहाँ पर जो लोग हैं वो ट्रेड करके प्रॉफिट लॉस बुक करके अपने घर में बैठेंगे। कोई ये नहीं सोचेगा आज मुझे 100 किलो सोना खरीदना है। अब तेरा सवाल कि वो क्वांटिटी तो है ही, तभी तो ट्रेड हो रही है, तो उसीलिए तो मैंने वहां 100 टन लिखा था। अब हर कॉन्ट्रैक्ट एक अलग क्वांटिटी में ट्रेड होता है, कोई 1 किलो में हो रहा है, कोई 100 ग्राम में हो रहा है, कोई 1 टन में हो रहा है, कोई 5 मेट्रिक टन में हो रहा है, सबकी एक अलग अलग क्वांटिटी है। तो मान ले अगर तू 5 मेट्रिक टन में काम कर रही है, विच मीन्स यू आर इंटरेस्टेड इन 5 मेट्रिक टन ओनली। तो अगर तू खरीदना चाहेगी तो सामने वाला बेचना चाह रहा है, तभी तो वो बेच पा रहा है। और दूसरी चीज, ये कॉन्ट्रैक्ट जब एक्सपायर होता है ना, ये जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है तो एक्सचेंज 5 डेज पहले आपको पोजीशन ही नहीं बनाने देता। मान के चलो जुलाई का महीना है, जुलाई के महीने में 31 जुलाई का महीना होता है, 31 जुलाई के महीने में 27 जुलाई को एक्सचेंज क्या करेगा, तुम्हें नोटिफिकेशन दे देगा, इसमें नई पोजीशन नहीं बना सकते हो, पुरानी है तो काट दो, पुरानी है तो काट दो, क्योंकि फिजिकल डिलीवरी का खतरा आ जाएगा जो लोग होल्ड करेंगे। तो एक्सचेंज क्या करता है, कई ब्रोकर खुद ही पोजीशन काट देते हैं कि वो नौबत ही ना आए फिजिकल वाली, जो डर इसका है। तो अब फिजिकल डिलीवरी की बात ही कहाँ रह गई जब एक्सचेंज इतने प्रिकॉशन ले रहा है। चलो एक ना रियल केस एग्जांपल सेट करते हैं। मान लो मेरे पास 1 kg गोल्ड है, ठीक है। अब इस पे एग्जांपल सेट करो कि यहाँ पर एक बायर है, एक सेलर है। अब तुम क्या कहना चाहती हो, अब जरा सबको बताओ। अब ये 1 किलो गोल्ड ट्रेड हो रहा है, एक बायर है, एक सेलर है। अब बताओ क्या थॉट प्रोसेस है तुम्हारा। अब ये 1 किलो गोल्ड ट्रेड हो रहा है, गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट है ये, ठीक है। अब ये बायर और सेलर के बीच में ट्रेड हो रहा है ना, मेरे पास 1 किलो गोल्ड है बेचने के लिए और ना ही खरीदने के मैं इच्छुक हूं, मैं सिर्फ इसमें ट्रेडिंग करना चाहता हूं। अभी गोल्ड का भाव है मान लेते हैं 95,000 रुपए या 95 लाख रुपए। अब मैंने 95 लाख पे खरीदना है और जैसे ही 96 लाख हो जाएगा मैंने सेल कर देना है, ठीक है। मैं तो इसीलिए मार्केट में आया हूं ना, और हर बंदा इसीलिए आ रहा है। पर मान लो अगर मुझे गोल्ड, मैं जूलर हूं और मुझे गोल्ड चाहिए, तो मैं इसे खरीद के भूल जाऊंगा, इसे खरीद के भूल जाऊंगा, और जब डिलीवरी का टाइम आएगा तो एक्सचेंज मेरे घर पे डिलीवरी भेज देगा, क्योंकि मैंने उसे 95 लाख रुपए डिपॉजिट दे दिए हैं। अब वो सेलर से लेकर देगा या उसके पास अपना वेयर हाउस में माल रखा हुआ है, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे डिलीवरी मिल जाएगी, ये एक्सचेंज की जिम्मेदारी है। पर अगर तुमने सेल किया है और ये फिजिकल डिलीवरी में आया, तो तुम्हें एक्सचेंज को 1 किलो गोल्ड देना भी तो पड़ेगा। वो तो बायर का एस्पेक्ट था, अब ये तो देना पड़ेगा ना। पर अगर तुम नहीं दे पाती हो तो एक्सचेंज तुम पर पेनल्टी लगा देगा, एज सिंपल एज दैट। तो पेनल्टी आ जाएगी ना, तूने पहले खरीदा इससे और इनको बेच दिया, तो तेरा कॉन्ट्रैक्ट तो नील हो गया ना खरीदते बेचते ही हुए, तेरी नेट पोजीशन तो 0 है ना। हाँ, तो 10 रुपए का प्रॉफिट तेरे को मिल जाएगा, बाकी तू फिर तू निकल गया उससे, फिर इसकी टेंशन क्यों ले रहा है, ये भी किसी को बेच के निकल जाएगा। क्योंकि जब फिजिकल डिलीवरी होती है तो उससे 5 दिन पहले लोग कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देते हैं, फिजिकल डिलीवरी तक पहुंचते ही नहीं है। तूने वो देखा है बचपन में ना, एक वो आता था, गेम आता है, वीडियो गेम खेले होंगे यार, है ना। वीडियो गेम में कितने लोग हाईएस्ट स्टेज तक पहुंचते हैं, करोड़ों में 1-2 ही पहुंचते हैं यार। या चल जुए का एग्जांपल ले ले, कितने लोग जुए में जीतते हैं, 1-2 ही तो जीतते हैं। तो फिजिकल डिलीवरी भी 1-2% भी तो देगा, तो तब जब तू उस कॉन्ट्रैक्ट में आएगा तभी तो देगा। वो तो 5 दिन पहले सभी को पता है। देखो एजुकेशन क्यों जरूरी है, अगर तुझे नहीं पता होगा तो तू होल्ड करेगा ना उस पोजीशन को। पर अब अगर मैंने तेरे को बता दिया तो अब कोई भी कमोडिटी ट्रेड करते हुए तू क्या 5 दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करेगा, होल्ड करेगा? सिंपल। एक्सचेंज रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एक्सचेंज तो आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है। पर अगर आपको फिजिकल डिलीवरी चाहिए तो एक्सचेंज के जो डिलीवरी कॉरपोरेशन होती है, जो डिलीवरी को इंश्योर करती है, उसका काम है तुम्हें डिलीवरी देना, अगर तुम्हें चाहिए तो। क्योंकि तुम थोड़ी उस बंदे को जानती हो जिसने कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है। तो तुम तो किसके विश्वास पे आई हो? एक्सचेंज के विश्वास पे ना, कि वो तुम्हारा सेटलमेंट करेगा। तो जिम्मेदारी तो एक्सचेंज की है तुम्हें डिलीवरी देने की। अब वो किससे लेता है किससे नहीं लेता वो उसका काम है, उसकी टेंशन हमें नहीं लेनी, है ना। बोलो आया समझ में?